सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हमारे हाल तो अच्छे हैं, हम तो शहरों में रहते हैं और ये आपको 2 से 5 तक की प्रेडिक्शन थी कि बारिशें, तूफ़ान, आंधियाँ, वो बल्कि 1 से ही शुरू हो गया कुछ इलाकों में। और जो अर्बन रिहायशी हैं उन्होंने उसको एंजॉय किया, जो रूरल हैं जिनकी कटाई हो रही थी, जो उनकी फसल को नुकसान हुआ है। और मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ सर कि जो काश्तकार है ना, वो उसकी ज़िंदगी ना क्रिकेटर्स वाली है कि जैसी बारिश होती है ना तो डकवर्थ लुइस लग जाता है। सो पाकिस्तान को एक तरफ तो जाहिर है सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए भी, और एक्सपोर्ट भी जो सबसे ज़्यादा आसानी से पाकिस्तान कर सकता है वो एग्रीकल्चर है। दूसरा जो मौसम है वो मुवाफिक नहीं आ रहा, तो कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। सर इस पे अगेन मौसमी हद तक तो सोचा जा सकता है। आप देख लें, ये ऐसा अनोखा सा साल था कि जिसके अंदर मिड अप्रैल तक भी मौसम जो था वो बर्दाश्त के काबिल था। तो ये आने वाले सालों में ये जो मौसमी तब्दीली है इसके ऊपर जितनी कॉन्वर्सेशन की जाए वो कम है। हम बड़ी दफ़ा इस शो पे भी बात कर चुके हैं कि हुकूमत की तरफ से और एक्सपर्ट के ज़रिए काश्तकारों को भी आगाह करना चाहिए कि क्रॉप साइकिल कैसे चेंज हो रही है इस मुल्क के अंदर, तो उसके ऊपर कोई ना कोई आपको करना चाहिए। लेकिन सर इसके अंदर ये कि डेटा पॉइंट ही बड़ा कम है। देखें, ये तो 1, 2, 3 साल की जो हंगामी सूरत हाल पैदा हुई है मौसमी, उसके बायस जो डेटा अब कलेक्ट होगा उसके ऊपर प्लानिंग करते करते तो कुछ साल और लग जाएंगे उसको करते करते। कि अगर एक काश्तकार जो है जो कि एक अपनी क्रॉप अच्छी बड़ी लगाता है और फ़र्ज़ करें उस साल मौसम वैसे ही चला जो दकियन उसी मौसम चलता है और वो कोई और क्रॉप लगा देता है तो उसका नुकसान भी है उसके अंदर। तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ इसकी मजबूरियाँ हैं, दोनों लोगों की, हुकूमत की भी और काश्तकार की भी। लेकिन आपकी बात ठीक है कि इसके ऊपर जितनी बैठ के बहस की जाए वो कम है, वो होनी चाहिए। बिल्कुल सर आगे चलते हैं। सर जंगी सूरत हाल की थोड़े सर मुआयना कर लेते हैं। एज सच कोई उस तरह से अपडेट नहीं है। मैं जंगी सूरत हाल लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि क्योंकि हम जंग के बारे में बात करें। जंग इस वक्त सीज़ फायर के अंदर मुब्तला है और ये ऐसा एक लूज सा सीज़ फायर है कि कहीं से भी कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन हमारे शो की भी और हमारी ज़ाती पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हम सीज़ फायर के साथ हैं कि सीज़ फायर बरकरार रहे। फ़िलहाल ऐसी सूरत हाल है। बता पाकिस्तान के ज़रिए ईरान ने 14 नुकात का एक पीस प्लान जो है जंग बंदी का, मुकम्मल जंग बंदी का प्लान जो है अमेरिका तक पहुँचाया। इस वक्त तक की रिपोर्ट ये है जो हम शो कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बयान जारी किया है कि इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं मान नहीं सकता। अब मानूंगा नहीं और मान नहीं सकता में ज़ाहिर है एक फ़र्क है। लेकिन चूंकि हम डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात कर रहे हैं तो इसकी तशरीह करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। ये आने वाले दिलों के अंदर को और करके बता देगा उनसे, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा होगा तो हमें समझ आ जाएगी। अलबत्ता अमेरिका और ईरान के अंदर जो टेंशन्स हैं उनके अंदर जो है कमी, मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल आई है, बल्कि हमें इस वक्त लग रहा है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसी मीटिंग्स भी ली हैं जिसके अंदर मज़ीद जो है बम्बार्डमेंट का सिलसिला भी डिस्कस हुआ है। ईरान की तरफ से जो अली ख़amenei हैं उनका फाइनली जो है बयान जो है वो आया है बड़ी देर बाद। जो फर्स्ट अटैक से, फ्रेश अटैक से, उनके बाद से मेरे ख्याल में उनका पहला जो बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने ख़ास तौर पे एड्रेस किया हॉर्मूज़ के ऊपर जो अमेरिकन ब्लॉकेड है, और उसके ऊपर उनका बयान ये है कि इसको हटाया जाए ताकि गुफ्तगू आगे चले और बातचीत आगे चले। जिसके ऊपर ज़ाहिर है अमेरिका जो है वो नाराज़ है और कह रहा है जी कि हम ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे जब तक आप हॉर्मूज़ नहीं खोलेंगे। तो बेसिकली एक सीज़ फायर भी है और एक स्टेलमेट भी है। जी, एक सीज़ फायर भी है, एक स्टेलमेट भी है। और इसमें जो है ना थोड़ा सा मेरी नज़र में जो सिचुएशन में चेंज आया है, देखिए वो ये था कि इस जंग में हमेशा से अमेरिका एक अग्रेसर था। अमेरिका चढ़ दौड़ा ईरान के, ईरान ने जो किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। बट अब जाके एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है और वो ये है कि पता नहीं ये ट्रंप कार्ड ट्रंप साहब के पास हमेशा से था या क्योंकि अगर वो था और उसको इस्तेमाल नहीं किया गया और 40 दिन बाकायदा जंग लड़ी गई जिसके अंदर बहुत जानों का नुकसान हुआ, जिसके अंदर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, तो बड़े अफसोस की बात है। इसी तरह या फिर ये है कि कोई नया वहाँ पर SAPM हायर हुआ है
जिसने ये मशवरा दिया है ट्रंप साहब को, जिसके बाद मैं इशारा कर रहा हूँ उस तरफ के जो अमेरिका ने हॉर्मूज़ बंद कर दिया, मतलब वो ईरान की तरफ से तो बंद था, ईरान की मर्ज़ी से उसके अंदर से शिप गुज़रता था, जो भी गुज़रता था, जो मर्ज़ी नहीं होती थी वो नहीं गुज़र सकता था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी को नुकसान पहुंच रहा था और जिसकी वजह से ईरान को एज सच नुकसान नहीं था बल्कि शायद थोड़ा फ़ायदा हो रहा था। ये जो अमेरिका ने हॉर्मूज़ पर अपना ब्लॉकेट लगा दिया, अब वहाँ से किसी को गुजरने के लिए ईरान की मर्ज़ी तो दरकार है, लेकिन साथ अमेरिका की मर्ज़ी भी दरकार है। अब हो ये रहा है इफ़ेक्टिवली कि जो ईरान को फ़ायदा हो रहा था वो नहीं पहुँच पा रहा। जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि वो जो ज़ाहिर है जंग ऐसी होती है कि स्विंग होता है, एक पेंडुलम होता है, वो एकदम से बहुत ज़्यादा स्विंग हुआ है यूएस की तरफ। और जाहिर है यूएस एक सुपर पावर है और मतलब वो डिक्लाइनिंग ही क्यों ना हो, मतलब सुपर पावर को तो मतलब जाते जाते भी 200 साल लग जाते होते हैं। अगेन मेरा ये ख्याल है कि ये जो लॉन्ग गेम, जिस तरह से आपने कहा कि सीज़ फायर चल रहा है, देखते हैं कितना अरसा चलता है, अब ये जो लॉन्ग गेम है ये जाहिर है ये यूएस को ज़्यादा सूट करती है और ईरान को कम सूट करती है, क्योंकि ईरान को फौरी तौर पर इस चीज़ की ज़रूरत है कि सैंक्शंस हटें, बिज़नेस एज़ यूजुअल शुरू हो, उनके जो पैसे फंसे हुए हैं वो रिलीज़ हों, वो जल्दी से वापस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू करें। जबकि अमेरिका जो है वो ये अफोर्ड कर सकता है कि ओके ठीक है, मेरी इकॉनमी ब्लीड कर रही है, तुम्हारी भी ब्लीड कर रही है, देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा सस्टेन कर सकता है। ये जो वेटिंग गेम है इसमें जाहिर है अमेरिका के पास एडवांटेज है। अब बहरहाल देखना ये है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल सर। और अगेन देखिए, लेवरेज की हम बात करते थे तो ईरान की हद तक जो लेवरेज उनके पास मौजूद था उसके अंदर कमी इस वजह से नहीं आ रही कि ईरान की पोजीशन वीकन हुई है। टाइम जो है, वक्त एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। और देखें अब बेसिकली जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स थे उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई थी कि ईरान जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब आ तो रहे हैं लेकिन अरागची साहब, लेकिन वो एक अपने दौरे का एक स्टॉप ओवर है यहाँ पे, वो बाकायदा। हालांकि हमने सुना था जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ तैयार बैठे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन एंड में वो नहीं आए क्योंकि ईरान का इसी तरह के जी हम अरागची साहब को सिर्फ भेज रहे हैं और वो अपना टूर करते रहेंगे। तो इसके अंदर भी मेरा अपना ख्याल है कि अगर वो सेकेंड राउंड भी हो जाता तो बहुत बातें जो मरासलों और कोडेड मैसेजेस और बैकडोर डिप्लोमेसी और दीगर चीज़ों के ज़रिए हो रही हैं, अगर आमने सामने हो जाती, फ़र्ज़ करें चलें वो जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ही क्यों ना हो, जेडी वैंस ना हो, हालांकि वो भी आने को तैयार थे, तो वो मामलात इस वक्त मुख्तलिफ होते, मेरा अपना ख्याल है ये। लेकिन अगेन मेरा इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है कि आप देख लें कि पाकिस्तान का रोल अभी तक बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक नहीं 2 दफ़ा पाकिस्तान का जिक्र किया, बल्कि एक तो एक ईरानी ही मेरे ख्याल में रिपोर्टर थी जिन्होंने वाइट हाउस के बाहर उनसे सवाल किया कि जी अब आप भेजेंगे किसी को, ये होगा फलाना होगा, उसमें उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान की तारीफ़ की। तो ये चीज़ें जो हैं ये अगेन पाकिस्तान का जो क्रेडिट है कैंडर बेहतर होता है इसके अंदर, ये बिल्कुल ठीक बात है। अलबत्ता कि ये जैसे आपने कहा ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और उसकी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप देख लें कि कल के रोज़ या परसों के रोज़ पाकिस्तान ने 400 वाला जो नफसियाती हद है पेट्रोल की वो पार कर ली। हालांकि 6 रुपये इंक्रीज़ हुआ, मुझे और आपको लग रहा था कि तकरीबन 26 रुपये इंक्रीज़ जो है वो इमिनेंट है। अलबत्ता वो हुआ सिर्फ 6 रुपये क्योंकि शायद लेवी का कुशन जो है हुकूमत ने थोड़ा इन्जॉय किया, लेकिन 400 रुपये का जो आपका हाई ऑक्टेन की बात नहीं हो रही, सुपर पेट्रोल की बात हो रही है, वो चला जाए तो अवाम जो है वो मज़ीद पिसी जाएगी इसके अंदर। और मैं अगेन वही जो पिछले हफ्ते मैंने बात की थी मैं दोहरा देता हूँ कि अगर आज जंग बंद होती है तो कम से कम 6 महीने लगेंगे कि पेट्रोल प्राइसेस जो स्टेबलाइज करें। क्रूड आज की मुझे नहीं पता क्योंकि मार्केट्स क्लोज हैं, क्रूज लास्ट क्लोज हुआ था 118 के ऊपर डॉलर। जी बिल्कुल, देखिए बात पता है क्या है, पाकिस्तान हैज़ बिन हियर बिफोर। 2008 की रेट निकालें तो डॉलर तो क्रूड यहीं पे खड़ा हुआ था, ठीक है। वो रुपयों में अगर आपको कम लगता था तो उसकी वजह ये है कि रुपये डी वैल्यू कर गया, तो बात वहीं पे है। हमने बड़ा टफ टाइम वो देखा हुआ है, हम ये भी देख रहे हैं, हम जो है अल्लाह करे ये मसला जल्दी ख़त्म हो, आवाम जो है इस तंगी से निकलें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बुनियादी बात है वो यही है कि एक तो ये कि हम मतलब ये सेल्फिश हो के
दुनिया की इकोनॉमी का सोचना, अपने बारे में सोचना, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट जो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है वो ये है कि इंसानी जान का ज़िया कम से कम हो, बचत हो जाए। अब वही जिस तरह से सारी बात हो रही है कि जी दोबारा से अटैक करने की ज़रूरत है या नहीं है, मतलब जो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाई है, मुझे तो उसके अंदर से भी एक सिल्वर लाइनिंग ये नज़र आ रही है कि अगर अमेरिका को ये लगता है कि जी इसकी वजह से ईरान तंग हो रहा है तो फिर शायद फिज़िकली अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात यह है कि हमने सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि इंसानी जान कैसे बच सकती है, फिर हमने इस तरफ आना है कि हाँ जी जो नॉन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो नहीं नुकसान पहुंच रहा। जैसे अगेन इस दफ़ा अमेरिका ने किया है कि पुल फाड़े हैं, वाटर सैलिनेशन प्लांट्स फाड़े हैं, एनर्जी पावर प्लांट्स फाड़े हैं, फिर स्कूलों पे हमला हो गया सर, स्कूलों पे हमला हो गया है। सो अगेन उन चीज़ों को पहले बचाना है। सो बहुत ही ये दुनिया जैसे जैसे मतलब वही बात है कि वर्ल्ड वॉर के बाद सबको एहसास हुआ था कि जी बहुत ज़्यादती हो गई है आवाम के साथ, सब जो है एंटी थे, सब ने यहाँ पे डव्स नज़र आनी शुरू हो गई थी, सब ने अमन अमन के दुनिया में नारे लगाने शुरू कर दिए थे। फिर जैसे जैसे वो लोग जिन्होंने वो वॉर देखी हुई थी वो दुनिया से जाने शुरू हुए, नए नए बच्चे आने शुरू हुए जिनको अंदाज़ा नहीं था कि जंग में क्या होता है, तो वो दोबारा से एक हमने देखा कि पूरी दुनिया में एक जारहानापन आ रहा है, पूरी दुनिया जो है वो जंग के दहाने पे खड़ी हुई है। फिर से वो सारी स्लोगनें होनी शुरू हो गई है कि जंग लड़ेंगे, अगले को मज़ा चखा देंगे, दुश्मन को यूं कर देंगे। अब ये फिर एक जंग हो रही है, को अल्लाह माफ़ करिए को वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट ना हो जाए, जो उसके बाद नुकसान होगा उसके बाद फिर अवाम कहेंगे कि नहीं नहीं अमन होना चाहिए, सुलह सफाई होनी चाहिए। इतने कुछ सिक्लिकल चीज़ है ज़िंदगी, ऐसी चीज़ है कि उसका स्क्रिप्ट ही नहीं चेंज हो पा रहा। मेरा तो ख्याल है कि बनी नौ इंसान को बैठना चाहिए, बैठ के सोचना चाहिए कि यार हम इतने स्टूपिड हैं कि हम एक ही स्क्रिप्ट में से 6000वीं दफ़ा गुजर रहे हैं और इसके बाद हमने क्या करना है वो भी हमें पता है। तो थोड़ा सा स्क्रिप्ट बैठ के बदल के देखते हैं सर। बिल्कुल सर, अगेन ये और मॉडर्न टाइम्स जो हैं वो ये चीज़ मांगते हैं, क्योंकि देखिए दुनिया जो है वो वैसी नहीं है जैसी 10 साल पहले थी। मैं अब तो सर अगेन मैं सोचना ही ऐसे शुरू हो गया हूँ कि जी कि 10 साल पहले क्या हो रहा था। सर 10 साल पहले आप देख लें, आप अपना फ़ोन खोल के किसी को ये नहीं कह सकते अपने फ़ोन को कि मेरे लिए मजमून लिख दो, मेरे लिए ख़त लिख दो। AI जो है वो इम्प्लाई हो गया। AI इतना रगड़ चुका है लफ्ज़, उसकी इतनी एप्लीकेशंस है, लेकिन एक बेसिक हर कंज्यूमर की जेब में एक एप्लीकेशन आ गई है। दुनिया बहुत चेंज हो गई है, इसको एडवांस करना है। यूथ को आपने एग्जांपल्स जो दे रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि जी जंग हो रही है, चल रही है, उसके अंदर पार्टेक कर रहे हैं, और जो यूथ खुदा न खास्ता इन मुल्कों में मौजूद है उनके साथ क्या हुई होगी वो तो नहीं एंजॉय कर सकते जो ये नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही हैं। सो पॉइंट इज़ के इसको मुकम्मल तौर पे बंद किया जाए और कोई ना कोई जो है मुकम्मल तौर पे ईरान को भी एक ब्रीदिंग रूम मिले, अमेरिका ख़ुद अपने डोमेस्टिक जो उनको एड्रेस करे ताकि हम इससे आगे निकलें। बिल्कुल, और पूरी दुनिया को इसमें जिस तरह पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा है, पूरी दुनिया को ये किरदार अदा करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान भी किसने रोका था, पाकिस्तान साइड पे होकर बैठ जाता, पर पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि नहीं जी मैं आगे बढ़ के, मैं कभी अमेरिका जाऊंगा, मैं कभी ईरान जाऊंगा, मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे तो दुख ये है कि बाकी पूरी दुनिया जो है, ये बरतानिया इतनी बड़ी पावर है, फ्रांस, जर्मनी इतनी इतनी बड़ी ताकतें हैं, ये क्यों ये फुर्तियाँ नहीं दिखा रहे, ये क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रहे, ये मतलब सारा काम हम क्यों कर रहे हैं। मतलब बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान ये कर रहा है, पर ये चीज़ हर एक को करनी चाहिए। लोग फेंस पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इस दुनिया की कि ये क्या चल रहा है। और थैंक गॉड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान ना होता तो ये जो थोड़े बहुत मुज़ाकरात हुए हैं, जो थोड़ा सा सीज़ फायर हुआ है, ये जो हम थोड़ा सी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ये भी ना होती। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान ने इसके अंदर, और ये भी आप देखें इसको, मतलब आप हाजिर दिमागी कह लें या आप ये कह लें जी कि हम क्योंकि स्ट्रेटेजिकली फिट होते हैं। आप देख लें ये सारा कुछ जो है किसी बंद कमरे में बैठ के, जहाँ पे यकीनन आप और मैं और 99.9% ऑफ द पॉपुलेशन नहीं बैठी हुई थी, लेकिन 4, 5, 6, 8 लोगों ने बैठ के, जो ज़हीन लोग हैं बाहर, उन्होंने कहा यार कि हम इसके अंदर ना इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए सर एंड ऑफ द डे, और मैं ये उस तरह से बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान ने इसके अंदर अपना को मुफाद देखा है या उनका फ़ायदा हो रहा था उन्होंने ये चीज़ की। पाकिस्तान ने एट सोर्स इस चीज़ को जब शुरू किया कि जी हम बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू करते हैं, आपको मुझे तो नहीं पता था ना, हमें तो बड़ी देर बाद पता चला कि जी पाकिस्तान बहुत इंटेग्रल है इसके लिए। वो क्यों किया? क्योंकि एक अंदाज़ा था कि जी हमारी अमेरिका से पोस्ट इंडिया वॉर
अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से हमारे अब अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे जीसीसी से अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अगर अब हम साइलेंट होके बैठेंगे तो बाद में हम भी तो जवाब दें ना, किसी को, अपने आप को भी तो जवाब दें। तो तब ये फैसला हुआ कि जी हम जो हैं इसके अंदर ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि वी विल पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, और हम एफर्ट करेंगे इसके अंदर। और ये एफर्ट जो है ये उसके असरात हैं, ये उसके आप देख रहे हैं कि जी सीज़ फायर हो रही है। और किसी को दुनिया में अगर इस चीज़ का लगता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर कराया है या ईरान की तरफ से सीज़ फायर हुआ, तो उसके अंदर सबसे इंटेग्रल पार्ट मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान। सर बिल्कुल, आप वो बात ठीक है कि पाकिस्तान ने जो है ना वो जो फ़ायदे नुकसान की आप बात कर रहे हैं, देखिए आज अगर ये जंग खुदा ना खास्ता दोबारा शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ा नुकसान इंडिया को है। हाँ जी। आज अगर ये जंग ख़त्म हो जाती है, अमन कायम हो जाता है, तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ा फ़ायदा इंडिया को है। हम तो फायदे और नुकसान से बालातर होके इस चीज में आए हुए हैं, तो बाकी दुनिया क्यों नहीं कर रही है मेरी समझ से। बिल्कुल सर, बहरहाल मामला चल रहे हैं, देखते हैं। उम्मीद और दुआ यही है कि जंग जो है मुकम्मल तौर पे बंद होए और अमन मान की तरफ सिलसिला जाए। यहाँ पे जाते हैं हम ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर बच्चों के सर इम्तिहान चल रहे हैं, ओ लेवल, ए लेवल, बाकी क्लासों के भी जो दूसरे सिस्टम्स में हैं उनके भी चल रहे हैं। लग रहा है कि 25-26 तक की ईद जो है उसके इम्कानात हैं, बड़ी ईद के। तो उससे पहले पहले सिलेबस भी मुकने हैं, उससे पहले पहले इम्तिहानात भी होने हर क्लासेस के। ये ओ लेवल के पहले हो जाते हैं क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके अंदर से ही कुछ खबरें हमारे पास हैं। एक तो ख़ास तौर पे जो ए लेवल का जो मैथ्स का पर्चा है जिसका सिलेबस कोड है मेरे ख्याल में 9707, वो पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक हो जाते होते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। कुछ लोग लीक करवाते हैं और हमेशा को करवाता ही है ज़ाहिर है लीक, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इस केस में ऐसे ही हुआ कि कैम्ब्रिज की तरफ से उनकी जो पेपर जो है वो वहाँ से आता है, एक ही सेंट्रलाइज जगह है जहाँ से दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट होता है पेपर, लेकिन बीच में आपको पता है कुछ भी हो सकता है, आजकल डिजिटल एरा है। तो पेपर से लीक हो गया और कैम्ब्रिज वाले अब घबराए हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट भी आई है, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगी इसके अंदर। बच्चे परेशान हैं, ज़ाहिर है लीक पेपर का मतलब ये होता है कि जिसके पास था वो छा गए, लेकिन जो चेक कर रहा है पेपर उसको तो नहीं पता कि ये पेपर जो है बच्चे ने जैसे किया है इसके पास था या नहीं था। तो जो ग्रेडिंग है उसका निज़ाम चेंज हो जाता है। तो एक तो सर ये बड़ा मसला हुआ इसके अंदर। दूसरा ओ लेवल का सर पाक स्टडीज़ का जो पेपर है उसके अंदर भी एक लोगों ने नाराज़ हुए बच्चे इस वजह से कि जी एक क्वेश्चन आ गया जनरल याह्या खान के ऊपर और वो 25 मार्क्स का क्वेश्चन था और बच्चों की ये बच्चे कह रहे थे जी कि जिनसे मेरी बात हुई है और मैंने ख़ुद भी उसके ऊपर देखा कि उस किताब के अंदर याह्या खान साहब के ऊपर क्या 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 कुछ लिखा हुआ है। तो 25 मार्क्स ज़रा ज़्यादा थे क्योंकि वो डिटेल जो है वो बच्चों की आगाही नहीं थी इतनी डिटेल की कि उस देखें ना सर 1969-70 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के अंदर बड़े एक लैंडमार्क किस्म के वो साल थे जिसके अंदर इलेक्शन भी हुआ 70 का और उसके बाद जो है ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान भी हुआ, उसके अंदर जंग का मामला भी हुआ 71 के अंदर। तो वो डिटेल चूँकि किताब के अंदर नहीं थी तो बच्चे इससे परेशान है कि हमें बताया तो हम लिख देते। अच्छा, सो वो मेरे लिए ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि मैं तो ये समझता था, क्योंकि मैं तो वो मैट्रिक वाला हूँ, तो मैं ये समझता था कि शायद ओए लेवल्स में वो एक मतलब जो है ना कोई मखसूस किताब नहीं होती, मतलब एक ब्रॉड सा एक करिकुलम होता है, लेकिन आप कहीं से भी पढ़ लो क्योंकि इम्तिहान में कहीं से भी सवाल आ सकता है। क्योंकि हम ये सुनते होते थे कि न्यूमेरिकल्स वगैरह जो हैं वो कॉपी नहीं करते, मतलब मैट्रिक में तो अगर कोई थोड़ी सी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती थी ना मैथ्स के न्यूमेरिकल में तो वो, या फिज़िक्स के उसमें, तो वो मसला बन जाता था कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में मशहूर था कि ये बाहर से भी आ जाते होते हैं। अब जहाँ तक इसका ताल्लुक है, बच्चों ने कहा है जी कि पाक स्टडीज़ की एक मखसूस किताब है, उस किताब में याह्या खान साहब के ऊपर सिर्फ 6 सतरें हैं, तो अगर 6 सतरें हैं तो उनको हम कितना लंबा खींच लेंगे, 25 नंबर का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ थी। सर आपकी सारी बात कथा कलामी माफ़, लेकिन सर ओ लेवल ए लेवल के ऊपर ये जो इस किस्म की बात है सर ऐसी बिल्कुल नहीं है। किताबें होती हैं, उनके जो लिखते हैं वो किताबें
पाक स्टडीज़ और इस्लामियात और उर्दू का तो मुझे पता है कि हमारे लोकल कुछ ऑथर्स होते हैं जो किताब लिखते हैं, जो कैम्ब्रिज एक्सेप्ट करता है, और सर एंड में रट्टा कोटा ही चलता है सर, सब सेम है सर, कोई इतना फ़र्क नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी ये है कि अब जाहिर है, अब इस तरह का जब मसला बन जाता है तो इसके ना दो हल ही निकलते हैं अमूमन। या तो ये कि वो कहते हैं कि जी अच्छा, हम पेपर चेकिंग में इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप लोगों के साथ ये वाली ज़्यादती हो गई है, तो उनको जेनरसली मार्क कर दिया जाता है। दूसरा ये है कि उनको कहा जाता है कि अच्छा जी, फिर हम दोबारा एक पर्चा ले लेते हैं, Which is unlikely। हाँ। सो मेरा तो ये ख्याल है कि ये एक, जैसे हमारी तो मैट्रिक वालों की तो ट्रेनिंग होती है कि आपने जो है ना, मतलब ये बात कि आपको सवाल का जवाब नहीं आता, ये बात आपको तो पता है, ज़रूरी नहीं है कि ये बात इन्विजिलेटर को या पेपर चेकर को भी पता चले। तो आपने लिख के आना है, कुछ भी हो आपने लिख के आना है। मतलब ख़ास तौर पे जो लोग पढ़े हुए हैं, एजुकेशन जिनका सब्जेक्ट रहा है, जर्नलिज्म जिनका सब्जेक्ट रहा है, इसमें ना सवाल बदलते रहते हैं, जवाब एक ही रहता है। सो आपने पाकिस्तान में तो किसी भी शख्सियत के बारे में कुछ भी लिखना हो तो, और आपको ये भी नहीं पता कि जो पेपर चेकर है उसका फ़ैन है कि उसका नकाद है, तो आप शुरू यहीं से करें कि जी मतलब वो जो है ना, मतलब हालात उनको इस जगह तक ले आए, वरना वो आना नहीं चाहते थे। फिर नीयत के अच्छे थे, लेकिन हालात और बैरूनी ताकतें और साजिशें ऐसी हुई कि वो जो उनके दिल में था वो हो नहीं सका। तो इस तरह करके आपने शीटें भरनी है। मतलब बड़ा मुश्किल है कि वो जो पेपर चेकर जो है वो कोई पहली 4-5 सत्रों से आगे जाए। हाँ। तो आपको वो देख के ना साइज, वो कहेगा कि यार बच्चे ने मेहनत तो की है, कुछ नंबर तो वो देगा। सर वो अंग्रेजी में कहावत है कि साइज मैटर्स, तो ये हम उसको मानते हैं सर, वो एग्जामिनेशंस में भी होते हैं। दूसरा सर इसके अंदर ये भी है कि अगर कोई बच्चा सियाना हो, जो कि OA लेवल के अंदर होते भी हैं और मैट्रिक में तो बहुत सारे होते हैं डेफिनेटली, अगर वो इस सवाल को एक अपॉर्चुनिटी समझते और कहते जी कि इसने फ़र्ज़ करें सवाल इस किस्म का था, मुझे लगता है कि याया खान साहब की जो जमहूरियत की खातर कुर्बानियाँ थी, या जमहूरियत की खातर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहला जनरल इलेक्शन कराया पाकिस्तान का, जितनी मेरी हिस्ट्री बताती है मुझे। लेकिन सर वो लिखता है इस एंगल से कि जी याया खान से इमरान खान तक का सफ़र, मतलब सर वो देखें, मैं वैसे ही कह रहा हूँ क्योंकि देखें ये अगर बस शो के ऊपर कहने को मुझे कोई मसला नहीं है कि बानी PTI इमरान खान और PTI की अभी भी फॉलोइंग तो एक है ना, तो आपको क्या पता, आपने तो तुक्का मारना है यार कि मुझे पता तो कुछ नहीं है, कि मुझे तो 6 लाइनें पते हैं याया खान से, लेकिन अगर मैं इमरान खान के ऊपर और जो सफ़र तय हुआ है जमहूरियत का उसके बाद और उनकी जो बातें वो लिख दूँ तो शायद मुझे मार्क्स मिल जाए। तो सर ये रिस्क जो है जो बच्चा लेगा, वो भले इस एग्जाम में फेल हो जाए या उसको मार्क्स ना मिले, वो ज़िंदगी में तरक्की करेगा सर। हाँ जी, वो देखिए बात ये है कि वो रिस्क लेने वाली बात है कि अगर पेपर जिसने चेक करना है वो फ़ैन निकला है तो ज़्यादा दे देगा, अगर वो फ़ैन ना निकला तो वो हो सकता है फेल कर दे। सो यहाँ पे ना दरमियानी राह इख्तियार करनी चाहिए। कभी किसी को महसूस ही नहीं होने देना चाहिए कि आप किसके फ़ैन हो और किसको नापसंद करते हो। ये यहाँ पे तरक्की का वाहिद कुलिया है, चाहे आप पर्चा दे रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ कर रहे हो। दूसरा, वो जो आपने पेपर लीक होने वाली बात की ना, वो मैं हमेशा सोचता हूँ कि पेपर जब लीक, मतलब ज़ाहिर है शुरू में तो कोई एक शख्स है जो कि वो लीक, वो पेपर जिसकी पहुंच होती है और वो उसकी एक फ़ोटोकॉपी बना लेता है या उसकी एक तस्वीर खींच लेता है या जो भी करता है। उसके बाद मरहला ये होता है कि वो उसने किस किस को बेचना है। वो जिसको भी बेचता है उसको ये कहता है कि अच्छा अब तुमने आगे किसी को नहीं देना, लेकिन जो भी ख़रीदता है वो ये सोचता है कि अगर मैं आगे किसी को दे दूँ तो मेरी कॉस्ट हाफ रह जाएगी या मेरी कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि मैं अपनी कॉस्ट उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा और वो इस उम्मीद पे कि वो आगे किसी को नहीं बेच रहा, वो एक बंदे को आगे दे देता है। और ये करते करते आधे पाकिस्तान के पास पर्चा पहुंच जाता है और जिन्होंने पेपर में अपेयर नहीं होना होता, जब उन तक पहुंचता है तो वो कहते हैं कि लो जी पेपर लीक हो गया, और सब के सब पकड़े जाते हैं। सर आप बेसिकली एनालॉजी ये बनती है कि आप पेपर उसको आप कंपेयर कर रहे हैं कि जो बिग फास्ट फूड चेन्स का ऑयल होता है वो बिकते बिकते जो हमें बिल्कुल एक छोटे खोखे से मार्केट में से चिप्स मिलते हैं उस तेल तक है कि वो गंदा होते होते आगे पहुंचे तो सस्ता भी हो जाता है। एक तो ये बात। दूसरा सर लास्टली सर जो ये लीक हुआ है पेपर, एक तो हम इसके खिलाफ इस वजह से कि बहुत लोगों के लिए अनफेयर हो जाता है मामला, तो कैम्ब्रिज को चाहिए कि अपने ज़रा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको बेहतर करे। वैसे सर मुझे ये भी कहने में सर कोई शर्मिंदगी नहीं है कि जब मैं अपने A लेवल के लिए अपीयर हुआ था तो ठीक ठाक पेपर लीक हुए थे सर, तब मुझ तक वैसे वो एक भी नहीं पहुंचा, मुझ तक एक भी नहीं पहुंचा, मैं ये कह दूं यहाँ पे जो पे। लेकिन एक ऐसा पेपर था, मैं भूल गया इकोनॉमिक्स का था या किसका था, कि लेकिन जब हम एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े थे
तो उसके अंदर मतलब लोग जो हैं उसके अंदर नान रख के खा रहे थे, वो पेपर ऐसे मशहूर था वहाँ पे। तो ये पहले भी हो चुका है, आज भी हुआ है। सर देखिए, एक चीज़ तो ये कि बच्चे जो है ना वो इतने पैसे नहीं कमाते अमूमी तौर पर कि वो पेपर लीक करवा सकें। सो ऐसा जब भी होता है ना, तो एक बात तो गिवन है कि बच्चों के माँ बाप इसमें मुलव्विस हैं। ओह डेफिनेटली। दूसरी चीज़ ये है कि ये ओ लेवल्स जो है ना, है तो जाहिर है हमने कहा है कि ये बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ओ लेवल्स या ए लेवल्स के बाद तो है कि जी इसके बाद आपने बड़े स्कूल में जाना है या इसके बाद आपने यूनिवर्सिटी जाना है, तो उसके लिए नंबर्स बड़े मैटर करते हैं। तो माँ बाप जो है वो बच्चों की हेल्प करवा रहे हैं, नाजायज़ ही सही, इलीगली सही, कि किसी तरह उनको अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए। सर लेकिन असल मोहब्बत पता है किन माँ बाप को है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान में हो चुका है और एक से ज़्यादा दफ़ा हो चुका है। सर माँ बाप ने बच्चों को 5वीं के पर्चे आउट करा के दिए। सर 5th क्लास का पर्चा जो आउट करा के दे रहा है ना, वो बाप आपसे मोहब्बत करता है। सर ये मैं मान सकता हूँ, ये मैं बिल्कुल सर मेरे ख्याल में ओए लेवल में तो बच्चा खुद जो है इतना कॉन्फिडेंट हो चुका होता है, ये 4th 5वीं तो आपने उसका हाथ पकड़ के ले जाना होता है, तो कहते बेटे पेपर ही ले लो आप। पर सर यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं, और सर आपकी सर कोशिशें और काविशों के बाद सर फाइनली PIA का जो मामला है वो मुकम्मल तौर पे बंद हुआ, इस लिहाज से कि आरिफ हबीब साहब जो 25% सर जो मेज़ पे पड़ा हुआ था वो भी अब उन्होंने उठा लिया है। तो अब मुकम्मल मलकियत जो है PIA की वो आरिफ हबीब साहब और जो कंसोर्शियम है वो ओन करता है। और आपने एक शो पे मेरे ख्याल में 1 नहीं 2 नहीं 3 दफ़ा और वैसे ही दीगर अपने मेहमानों के सामने को 300 दफ़ा ये बात की थी कि जब तक 100% PIA जो है वो प्राइवेट सेक्टर ओन नहीं करेगा तब तक आप मुतमईन नहीं होंगे। तो सर मैं चाहूँगा कि आप ही इस ऊपर सर बयान दें। जी बिल्कुल, मैं एक बहुत ही इस वक्त रिलीव्ड इंसान हूँ। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन थी। उसकी वजह ये है कि मुझे डर ये था कि खुदा ना खास्ता, जाहिर है आरिफ हबीब साहब और जो कंसोर्शियम है वो तमाम कंपनीज़ जो हैं बड़ी रिलायबल हैं, बहुत सालों से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, आवाम का उन पर बड़ा ट्रस्ट है, लेकिन सर है तो फॉर प्रॉफिट ना। सो मुझे ये बहुत डर था, मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, कि जी अगर 25% सरकार के पास इसका शेयर रह गया और उसके बाद अगर ये एयरलाइन नुकसान में रही और उसके बाद पाकिस्तानी रियासत को, सरकार को इस तरह की बातें बताई गई कि आपकी फ़लानी पॉलिसी ठीक नहीं हुई, आपने क्रूड ऑयल को मेंटेन नहीं किया, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो अब नुकसान में आप ज़िम्मेदार हैं, ना सिर्फ 25% जो आप ओन करते हैं, बल्कि क्योंकि आपकी वजह से हुआ था तो इसलिए आप फ़लानी पेनल्टी भी दें। सो मेरा डर ये था कि जी हमने 75% दे भी दिया और अवाम बाद में इसका नुकसान भी उठाती फिरे, तो ये तो बिल्कुल फेयर डील नहीं थी। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि अब 100% उस कंसोर्शियम के पास है। अब इसके अच्छे के भी वो ज़िम्मेदार हैं, इसके बुरे के भी वो ज़िम्मेदार हैं, और हमारी एज़ अवाम ज़ाहिर है नेक तमन्नाएँ उनके साथ हैं, ख्वाहिशात नेक उनके साथ हैं, और हर तरह से दुआएँ हमारी उनके साथ हैं। वो अच्छा करेंगे, उसके बदले में ज़र मुबादला लेके आएंगे, हमें भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान एयरलाइन उसका नाम है, अगर उसका नाम दुनिया में मशहूर होगा हमें भी फ़ायदा होगा। सो हम हर तरह से उनके लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं, लेकिन मैं पहले बहुत डरा हुआ था, अब शुक्र है मैं रिलीव्ड हूँ। सर बिल्कुल सर, और इसके ऊपर मैं आपको अपडेट भी दे दूँ सर, चूँकि हमारा जो लंदन का रूट था वो बड़ी देर से बंद रहा और अब वो बहाल हो गया, तो मेरे एक दोस्त ने इत्तेफाक से उसके ऊपर सफ़र किया और उन्होंने बिज़नेस क्लास सफ़र किया, और PIA की बिज़नेस क्लास और बाकी दुनिया की बिज़नेस क्लास जब पहुंच गई है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्लाह करे कि हम कुछ साल बाद या 1 साल बाद या आप और मैं ये बात कर रहे हो तो शायद वो मुकाबले की हों, ये हम चाहते हैं कि इस तरह से हो, लेकिन उन्होंने किया और वो इतने खुश थे। हालांकि मेरे पास वो वीडियो ज़ाहिर यहाँ तो मैं नहीं दिखा सकता, किसी की पर्सनल वीडियोज़ हैं, बट उन्होंने मुझे बाकायदा दिखाया कि हालात बहुत बुरे हैं बिज़नेस क्लास के, लेकिन वो कह रहा है कि यार कि तेरा भाई सुबह बैठा है एक जहाज़ पे, अब मैं हीथ्रो एयरपोर्ट उतरूँगा और मैं अपने काम पे निकल जाऊँगा वहाँ से, और मैं बेहतरीन टाइम पे पहुँचूँगा वहाँ पे। तो सर ये रूट्स जो है ना, इनकी आपको ना कभी भी इनको ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा जहाज़, मैं कह रहा हूँ अभी ये जहाज़ जो है इतना हालत में नहीं है 777 जो है हमारा,
लेकिन इसी को थोड़ा सा बेहतर कर लें, जैसे हमारे शो पे आरबी साहब ने कहा था कि हम नए जहाज़ खरीद रहे हैं, अगर उन जहाज़ों को आप इस रूट पे चला देंगे और लोगों को फेयर प्राइस मिलेगी फॉर अ डायरेक्ट फ़्लाइट से खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है आजकल के दौर में। तो मेरा अपना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह ये जो एयरलाइन है अपने माजी का जो अरूज हासिल कर चुकी है उस पर वापस जा सकती है, ख़ास तौर पे क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर में, देखिए पब्लिक का तो हमने देख लिया ना इतने सालों में कि क्या हुआ इसके साथ। अब प्राइवेट सेक्टर को एक मौका मिला है, 100% मौका मिला है। ये सबसे ज़रूरी बात है कि इसके अंदर वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन स्टाफ, इसके ऊपर आते हैं स्टाफ के ऊपर अभी हम, और बेहतरीन तरह से दुनिया के अंदर कम्पीट अगर कर सकें रूट्स के ऊपर, तो इससे खूबसूरत चीज़ कोई नहीं। जी बिल्कुल सर, ये आपने बिज़नेस क्लास का जिक्र किया। मैं जो उम्रा करने गया तो मैं PIA पर गया था, और क्योंकि उनकी बिज़नेस क्लास जो है वो बिज़नेस नहीं है, इकोनॉमी प्लस है बेसिकली। हाँ, तो उसको उन्होंने इकोनॉमी प्लस का नाम दिया हुआ है, एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स। ठीक है, सो मेरा तो सफ़र अच्छा रहा। इनका भी सफ़र बहुत अच्छा था। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि सर ये देखिए ना, अब जो है ना पहले वाला डर जब ख़त्म हो गया है, तो मुझे याद है थोड़े दिन पहले बड़ा एक कंट्रोवर्सी हुई भी थी, वो फिरदौस जमाल साहब ने कुछ बातें की दीगर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की उम्र के बारे में कि किसको होना चाहिए हीरो, किसको नहीं होना चाहिए। अब वो मैं ज़्यादा यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता। अच्छा, वो जो है ना, मतलब ज़ाहिर है अब तो हम कॉन्शियस हो गए हैं, हमें पता लग गया है कि एजिस्ट सेक्सिस्ट रिमार्क्स जो हैं वो कितनी बुरी चीज़ होती है, लेकिन उसको आप कतई नज़र भी रखें। बात ये है कि ये आज से 30-35 साल बाद, ये जो 30 से 35 साल पहले ये जो गुफ्तगू थी ना, इसकी कुछ वक़्त थी, और वो इसलिए थी कि जब PTV ड्रामा बनाता था, जब PTV टेलीफिल्म बनाता था, तो उसमें अगर कास्टिंग ठीक नहीं हुई, वो चाहे किसी मिनिस्टर की कॉल की वजह से ठीक नहीं हुई, चाहे कोई प्रोड्यूसर अपने खाला का बेटा, फुफ्फो का बेटी ले आया, चाहे डायरेक्टर ने कोई हैंकी पैंकी की, जो भी वजह हुई, कास्टिंग ठीक नहीं हुई, ड्रामे का, फिल्म का इम्पैक्ट ठीक नहीं आया, वो आपकी और मेरी टैक्स मनी से वो बन रहा था, वो अच्छा नहीं बन सका, वो सर मुबादला नहीं कमा सका, तो पूरे मुल्क का नुकसान हो गया। देखिए, अब तो होती है प्राइवेट प्रोडक्शन, जिसके पास पैसे होते हैं ना, वो आपसे मेरे ज़्यादा सियाना होता है। उसने पता नहीं कितने ज़्यादा सर्वे करवाए होंगे, उसने पता नहीं क्या कुछ किया होगा किसी को हायर कास्ट करने से पहले। वो चाहे फिल्म में कैरेक्टर पे सूट करता है कि नहीं करता, उसको ये पता है कि इसके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, इसके राइट्स मैं नेटफ्लिक्स को कितने को बेचूंगा, मैं कितने वीकेंड्स थिएटर फुल कर सकता हूँ इस एक्टर या एक्ट्रेस की वजह से। उसको पता है कि आवाम को ये पसंद है, ये यंग है, ये ओल्ड है, जो भी है, ये आवाम को घर से निकाल के सिनेमा हॉल तक ले आता है। सो बात ये है कि, और आखिरी चीज़ मैं कहता हूँ, वो जो फाइनेंशियर है उसने गलती भी कर दी, तो उसके पैसे हैं ना, वो चाहे अपने पैसों की ढेरी पे आग लगा दे, हमें क्या। सो बात बुनियादी तौर पे ये है कि हमारी ना इस शिकंजे में जान फंसी हुई थी, क्योंकि हमारे अभी तक इसमें स्टेक था। दिस इज़, मतलब आप देखिए, हमने बड़े इसके हक में शो किए प्राइवेटाइजेशन के, हमने उनको भी लाइन पे लिया, हमने हमेशा अपनी नेक तमन्नाएं दी, लेकिन जान फंसी हुई थी। आज वो पहला दिन है कि हम फ्री होके खुल के बात कर रहे हैं कि यार बस अब हम इसमें से निकल गए हैं, और ये हुकूमत को फाइनली अब मैं तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने पहली दफ़ा प्राइवेटाइजेशन जो है ना PIA की, आज मैं कहता हूँ मुकम्मल, बिल्कुल मुकम्मल की है सर। अब जाहिर है इसके अंदर, लेकिन सर अगेन, जब इतने साल का एक बैगेज हो, जो कि PIA में तो मतलब नो पन इंटेंडेड बहुत बैगेज है, उसका बैगेज किस चीज़ का है? मेरे ख्याल में वो जहाज़ों का भी नहीं है, वो पायलट्स का भी नहीं है शायद इतना ज़्यादा, लेकिन जो बाकी अमला है वहाँ पे, आपकी मेंटेनेंस स्टाफ है, आपके स्टूवर्ड्स जो होते हैं जहाज़ के अंदर जो अमला है पायलट्स के अलावा, और दीगर और जो चीज़ें, अब उन लोगों की ज़रूरियात जो हैं, आरबी साहब हमारे शो पे ही कहा था कि जी हम फुल अकोमोडेट करेंगे उनको, लेकिन जैसे आपने कहा कि 100% उनके पास है। अब ये प्राइवेट सेक्टर का एक बिज़नेस है, और इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो बोलते हैं सिर्फ, बाकी बातें जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं। तो अब आरिफ हबीब साहब कैसे ट्रीट करते हैं इनको, हम उनकी नीयत के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करते, वो शायद बिल्कुल ठीक तब भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर मामला बिगड़ सकते हैं। जेट फ्यूल की प्राइसेस देख लें आप कहाँ पे, तो शायद कोई स्लैशिंग करनी पड़े। इसके अंदर हुकूमत को मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, और मैं मानता हूँ कि हुकूमत यही नज़रिया रखती होगी कि हमने इनको हाई एंड ड्राई नहीं छोड़ना, इन एम्प्लॉयज़ को किसी किस्म का आपने पैकेज उनको देना है, या किसी जगह इनको एडजस्ट करें। ख़ास तौर पे वो लोग जो रिटायरमेंट के करीब हैं अपने, उनको तो ख़ास तौर पे आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है। जिन्होंने अभी अपना करियर शुरू किया है, उनके साथ आपको निगोशिएट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस चीज़ के अंदर, चूँकि ये पहली
आप कह सकते हैं इफेक्टिवली पहली 100% सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन है फिलहाल इस चीज़ की, क्योंकि हुकूमती ओवरसाइट हमें लगेगी, ये भी हमारा एक ख्याल है। लेकिन अगर इसके बाद ये एम्प्लॉयज़ की हद तक जो है, ये आई थिंक लास्ट जो चीज़ जिस जो हुकूमती ओवरव्यू रहेगा इसके अंदर वो रहना चाहिए, जिसके अंदर से एम्प्लॉयज़ जो है उसके अंदर उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। देखिए आरिफ हबीब साहब ने सीधी सीधी बात की थी, उन्होंने कहा था कि जी आपको इसलिए लगता है कि पीआईए के एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पीआईए का फ्लीट बहुत छोटा है। जब हम फ्लीट बढ़ा देंगे तो यही एम्प्लॉयज़ आपको लगेगा कि कम है, आप बल्कि कहोगे कि और हायर करें। इस मतलब अगर वो कामयाबी से फ्लीट बढ़ा लेते हैं, उसके बाद भी अगर वो किसी को निकालते हैं तो वो वाकई में नालायक शख्स होगा, ठीक है, उसको फिर काम नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो जैसे आपने कहा क्रूड ऑयल या किसी और वजह से फ्लीट ही नहीं बढ़ा पाते और उसके बाद डाउन साइजिंग होती है, तो फिर हुकूमत को थोड़ा देखना पड़ेगा, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक साल ना करवाएं CSS, जो पुराने और डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनको एडजस्ट कर लें जहाँ आपने करना है। बिल्कुल ठीक है सर। फरहान सर, बातें इसमें बहुत है, किसी दिन हम कोशिश करेंगे आरिफ साहब को फिर से लाएं। अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि तो आरिफ साहब को फिर से हम शो पे लाएं, हम कोशिश करेंगे। आज के लिए वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।